गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कहाँ तक पहुंचे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने की और हमने आपको लिगेंड फील्ड थ्योरी बताई और दोनों के आपको लिमिटेशंस और ये भी बताया कि दोनों कहाँ कहाँ तक काम आई और क्या कर सकती हैं दोनों थ्योरी और क्या नहीं कर सकती। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो रीजनेबल सक्सेस से उसने मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्रिकल शेप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक्सप्लेन की थी, लेकिन कलर के बारे में और कोई क्वांटिटेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी जिसने पॉइंट चार्जेस को कंसीडर किया था, लिगेंड्स को, और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई थी जब लिगेंड्स आ रहे थे। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग दो टाइप की मैंने बताई थी आपको। और वो अपने हिसाब से क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है, एक तरीके से एनर्जी भी उसने बताई थी कि कितनी ऊपर और कितनी स्टेबलाइजेशन है, कितनी डिस्टेबलाइजेशन है। और उसने डेल्टा ओ जीरो जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है और डेल्टा टी जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी टेट्राहेड्रल की, वो समझाई थी हमें। दो टाइप के लिगेंड्स बताए थे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड लिगेंड्स। और उसने कलर को भी एक्सप्लेन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डी डी ट्रांजिशन। देखो, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, बार बार मैंने आपको बताया कि एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कलर ऑफ द ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसका कारण था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम टी टी जी टू ई जी ऑर्बिटल। ये आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल केसेस में, और एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट विजिबल की और कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखते हैं। जैसे लिगेंड हमने चेंज किए स्टूडेंट तो कलर चेंज हो गया, क्योंकि लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ थी फील्ड की वो डिफरेंट थी। और उसके लिए हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दिखाई थी, उसमें देखा था सीओ बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। बोला सही था कि गलत था? सीओ था ना स्ट्रॉन्ग, सीओ एक बहुत पावरफुल लिगेंड है। तो सीओ जो है एक पावरफुल लिगेंड है स्टूडेंट, जो हमने दिखाए थे। और बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस के, और होमोलेप्टिक बनते हैं जिसमें सिर्फ सीओ ही होता है। और इनके यूजेस भी हैं, इनकी एप्लीकेशंस भी हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम क्यों स्टडी करते हैं, इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, बायोकेमिकल भी हैं और भी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इनके यूजेस हैं स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ेंगे और उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो अब देखो कि आपके सामने हम जो आज बता रहे हैं आपको वो है कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कार्बोनिल जो होता है ना, सीओ स्टूडेंट, सीओ मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है। हमने कौन सा लिगेंड आपको बताया? सीओ स्टूडेंट। सीओ एक लिगेंड है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आया था, आपने देखा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्टूडेंट्स। और ये मोनोडेंटेट है, आपको पता है कि इसका अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना, तो 6 है, ये 2 4 मतलब 4 इसके पास आउटसाइड में है। और ऑक्सीजन का अगर देखूं तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 2 6, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आपका क्या बनेगा फिर? ये ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है 2 4 6 6 और कुल 10 हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर देख रहे हो? तो इस तरह से कितने हो गए? 8 हो गए इसके पास, 2 4 6 और 2 8। तो आप देख रहे हैं 2 4 6 8 और 10। तो ये देख रहे हो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स सीओ के। तो यहाँ पर ये इनके पास है, ये लिगेंड का काम करता है। और आपको पता है कि ये सी कार्बन जो है वो ज्यादा, दोनों में से कौन ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन जब दोनों के पास है? तो आपको पता ही है ऑक्सीजन तो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो कार्बन डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयंस। तो ये एक पावरफुल लिगेंड है स्टूडेंट्स, और ये होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें कार्बोनिल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बोनिल्स। तो आपके सामने हम दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स कि होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, इनमें लिगेंड सीओ है, सीओ है। तो ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो अगर मैंने जैसे आपको दिखा दिया, ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है स्टूडेंट, इसकी हम ऑलरेडी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके हाइब्रिडाइजेशन दिखा चुके हैं। इसका क्या नाम है? इसका क्या आईयूपीएसी नेम क्या स्टूडेंट कोई बता सकता है? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स? क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? बताओ जल्दी से। देखो,
ये सारे लाइव वेबिनार्स होते हैं, इनमें आपका इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है। आप जितने ज्यादा अपने माइंड को यूज करोगे उतना ही लर्न करोगे। CO तो न्यूट्रल है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स, क्या होगा इसमें? निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? CO वाले जितने भी कम्प्लेक्स बनेंगे आपको पता है कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल का जीरो है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट यहाँ पर मार खा जाते हैं, इसमें क्वेश्चन में गलत करके आ गए थे। टेट्रा कार्बोनिल है, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, निकल जीरो, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो है ये। तो ये जो कम्प्लेक्स है स्टूडेंट, टेट्रा कार्बोनिल निकल है और ये जीरो है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, देख रहे हो? तो ये काफी स्टेबल कम्प्लेक्स होता है। इसका यूज आपको पता बता सकते हैं कहाँ यूज किया हमने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मेटलर्जी के अंदर हमने इसका यूज किया स्टूडेंट। मॉन्ड, एक मॉन्ड प्रोसेस होती है, मॉन्ड प्रोसेस में इसका यूज किया गया है। ये बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स है स्टूडेंट और ये वोलाटाइल है। इसको बना के क्या करते हैं, वोलाटाइल होता है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, वोलाटाइल होता है तो इसके वेपर बना के ले जाते हैं, बाद में इसको हीट करके तोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे टूट जाता है तो कार्बोनिल आउट हो जाता है और निकल प्योर स्टेट में मिल जाता है। रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए यूज होता है, रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए बहुत यूज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बोर्ड में बहुत बार आया। मॉन्ड प्रोसेस, मेटलर्जी आपके कोर्स से इस बार नहीं है तो ये मेटलर्जी में आता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं कम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स है, ये बड़े स्टेबल होते हैं। अब इसका एक रीजन वो पूछेगा कि ऐसे कंपाउंड स्टेबल क्यों है, तो आपके सामने हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये देखो टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, ये टेट्राहेड्रल शेप में दिख रहा है आपको ये, और इसी तरह आयरन भी बनाता है, आयरन भी बना रहा है FeCO5 स्टूडेंट, इस तरह आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हो क्रोमियम बना रहा है CrCO6 स्टूडेंट। पेंटाकार्बोनिल आयरन है जीरो, पेंटाकार्बोनिल आयरन जीरो है। ये है हेक्साकार्बोनिल, हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम जीरो, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमने हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो आप फॉलो कर चुके हैं। तो ये जो है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल है और ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ जल्दी से, क्या व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राकार्बोनिकल में, कोई बता सकता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये सारी चीजें आपको याद है नहीं, केमिस्ट्री लर्न कर रहे हो, सारी कर रहे हो, केमिस्ट्री लर्न कर रहे हो, कोई उसके मगिंग नहीं कर रहे, रट्टेबाजी नहीं कर रहे। केमिस्ट्री टू बी लर्न लाइक ए साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट, बार बार कहता हूँ ये साइंस है, इसे समझ लो। ये आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज कर सकते हो, sp3 मैं कर चुका हूँ, इसका क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ। ये क्या होगा, इस ये क्या आने वाला है sp3d2, कितना हो गया तीन नहीं sp3d, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप इसको बना के देख सकते हो, इसको बना के देख सकते हो स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप आपको पता है कैसी होती है, ये बनी हुई है, ये एक तरीके से एक प्लेन में है, ऊपर नीचे एक CO लगा हुआ, देख रहे हो ऐसे दिख रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको ज्वाइन करो तो ऊपर एक पिरामिड बनता है, नीचे भी बनता है, जैसे बाई का मतलब दो बने हैं ऊपर नीचे। क्रोमियम का ये हेक्साकार्बोनिल, ये भी आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो ये सब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी बता रहा हूँ इसका कारण क्या, देखो तो ये पेंटाकार्बोनिल है, पेंटाकार्बोनिल आयरन जीरो, यहाँ पे भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है स्टूडेंट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, और ऐसे कम्प्लेक्स बने हैं आपके सामने। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसे बने हैं जहाँ मैंगनीज और मैंगनीज भी आपस में जुड़े हैं और ये Mn2CO10 बन गया। तो यहाँ पर कोबाल्ट का बना है CO2 C, आप देख रहे हैं कितने CO लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगे हैं। तो CO2 CO कोबाल्ट
कट CO2 को CO6, तो इस 8 वाले 8 CO ग्रुप लगे हैं, 8 CO ग्रुप लगे हैं। तो ये सारे जो है स्टेबल हैं, बहुत ही सारे कार्बोनिल्स हैं, बहुत स्टेबल हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो आएगा पेपर में और जो आ चुका स्टूडेंट, क्या है? एक्सप्लेन मेटल कार्बन, मेटल, एक्सप्लेन द मेटल कार्बन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, जो ही मैंने लिखा स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आपको इस बात का पता है स्टूडेंट कि क्या पता है आपको, बताइए। आपको इस बात का पता है कि CO, मैंने ऊपर दिखाया है CO स्टूडेंट, ये इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इनके पास है, आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास मैंने दिखाया तुम्हें ये वाला, ये डोनेट होने वाला है। तो ये लोन पेयर जो है स्टूडेंट कार्बन देगा, ठीक है। क्या करेगा? मेटल कार्बन जो है अपने लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑन द कार्बनिल कार्बन। हम ये कह रहे हैं कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन का स्टूडेंट, इट विल डोनेट, ये अपना डोनेशन करेगा किसका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट। लोन पेयर कहां जाते हैं? पहले भी तो देखा था, हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसमें जाएंगे ना, टू द वेकेंट, ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो ये जो बॉन्ड बनने वाला है, ये कौन सा बॉन्ड बनने वाला स्टूडेंट? ये सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। इसे क्या बोलेंगे? मेटल टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन ने जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। मेटल MC सिग्मा बॉन्ड कह रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। अब आपके सामने मेटल को हमने बहुत लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाया, मेटल इज इन द वेरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल्स में, मेटल के पास आपको पता है डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स के नहीं? जल्दी से बताओ। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो अब क्या करेगा? अब जो मेटल है स्टूडेंट, मेटल भी अपने जो है मेटल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ठीक है। मेटल is donated to the vacant student, antibonding pi star orbital of carbon monoxide, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा स्टूडेंट, ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये होगा मेटल टू कार्बन स्टूडेंट, मेटल टू कार्बन पाई बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड बने इसमें, एक बॉन्ड नहीं बना, दो टाइप के बॉन्ड बने, ये बात समझ लो। कार्बन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। अब मेटल मैंने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इनके पास डी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जो वेकेंट होते हैं, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं कार्बन के, उसको डोनेट कर देता। तो वो जब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो आपको पता केमिस्ट्री में जब एक सिग्मा बन गया तो दूसरा पाई बॉन्ड ही बनने वाला, पाई बॉन्ड बना। तो एक तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बना। तो इस तरह से ये जो बॉन्डिंग हुई स्टूडेंट्स, तो ये एक सिनर्जिक इफेक्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट।
दोनों ऐड हो गए, दोनों दो टाइप के बॉन्ड बने, दोनों ऐड हो गए। तो ऐसी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो स्ट्रेंथन हो जाता है बॉन्ड बिटवीन सीओ एंड मेटल। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल और सीओ के बीच में बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट, ये स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और इस तरह से ये कम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। किसी को कोई डाउट है? अभी मैं इसकी पिक्चर डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। मेटल कार्बन, कार्बन मेटल सिग्मा बॉन्ड बना और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बना स्टूडेंट, दोनों ही हो गए। इसके कारण इस सिनर्जिक इफेक्ट हो गया, दोनों ऐड हो गए तो बड़ा एक स्ट्रेंथन बन गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो ये समझ में आया आपको, इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसीलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की होनी चाहिए, क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन देने हैं स्टूडेंट। मेटल इलेक्ट्रॉन तभी देगा अगर उसके पास होंगे, अगर वो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर वो कहां से डोनेट करेगा, नहीं करेगा। इसलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बन रहे हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं, और ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये बनाते हैं मेटल कार्बन। तो यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट हम दिखा रहे हैं आपको इसकी डायग्राम। ये देखो, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई। मैंने क्या बताया, मेटल कार्बन बॉन्ड पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। इसके पास सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the carbonyl carbon into vacant orbital of the metal। तो mc pi bond कैसे बनता है? by the donation of pair of electron filled d orbitals of metal into vacant anti bonding pi star orbital of carbon monoxide। the metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between CO। तो ये एक फिगर में आपको शो किया गया। देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लोन पेयर था लाल कलर से, इसने डोनेट कर दिया मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला। और उसके बाद क्या हुआ, मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो में है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं डी ऑर्बिटल में। तो इन मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डी में पाई, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कार्बन का, इसको दे दिए। अब एक बार जब सिग्मा बन गया तो दूसरा पाई बॉन्ड बनने वाला है। आपको पता ही है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल जो होते हैं ये आर एट राइट एंगल्स, शेप आपको पता है इनकी। तो एक सिग्मा है तो फिर बाकी पाई बनेगा, तो ये पाई बन जाता है। तो इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिनर्जिक बॉन्डिंग। एंड क्वेश्चन ये भी था, ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टूडेंट? व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, आप इसको समझ लीजिए, बहुत बार आता है। तो आपको समझ में आया क्या हुआ? अब इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, हम इसको और अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए स्टूडेंट। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड है स्टूडेंट इन कोऑर्डिनेशन known as synergic bonding। The bond between carbonyl group acting as a ligand and a metal, it is formed by pi acid ligand। pi acid ligand मतलब CO एक pi acid ligand है स्टूडेंट, are those which have lone pair of electrons to donate the metal atom and empty anti-bonding molecular orbital for back bonding of the d orbitals। तो back bonding भी हो रही है, d orbitals से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वापस कार्बन के अंदर स्टूडेंट। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड का मतलब कि खुद तो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, और एसिड पाई एसिड है तो मतलब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी रहा। बैक बॉन्डिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन होती है उसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो काइंड ऑफ बॉन्डिंग रिक्वायर्स मेटल हैव डी इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के बाद डी इलेक्ट्रॉन, कंडीशन क्या हुई फिर इसकी? कंडीशन क्या हुई, कब ये बनेंगे? कि मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एंड दैट मेटल इज रिलेटिव इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। यहाँ तो हमने आपको दिखाया ही है कि किस किस की
ऑक्सीडेशन दिखाई है, कोबाल्ट की दिखाई है, और ये कौन कौन से हमने बनाए स्टूडेंट, निकल की, ये जीरो में था, जीरो में था। तो आपने देखा कि ये सब जो आयरन है, ये सब जीरो वाले मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं जो बना रहे हैं। जीरो ऑक्सीडेशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन पेपर का तैयार हो गया। देखो नेक्स्ट में हम आपको अब बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट्स। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मैं कह रहा हूं स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट? केमिस्ट्री में आपको पता है एक थर्मोडायनेमिक स्टेबल होती है, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब भाई इसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है स्टूडेंट, तो वो कंपाउंड बन जाता है। आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और हम जब कोई रिएक्शन करते हैं तो हम उसमें क्या डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आपने 11th में भी इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेबिलिटी जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब एक, जब भी कोई चीज बनती है स्टूडेंट, होता क्या है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बने और फिर एक स्टेज के बाद हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम हो जाती है। तब अब इनकी कंसंट्रेशन चेंज होने वाली नहीं है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? के स्टूडेंट, के। तो आपको पता ही है उसमें हमने के निकाला था रिएक्शंस की, जिसका के लार्ज था स्टूडेंट, जिसका के लार्ज था वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब लार्ज के का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन इज मोर टुवर्ड द फॉरवर्ड साइड, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो और ये भी पता था कि डेल्टा जी जो है स्टूडेंट माइनस आर टी एल एन के, ये फार्मूला आपने पढ़ाई है स्टूडेंट। मतलब के बड़ा तो डेल्टा जी ये माइनस साइन है, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये माइनस ज्यादा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये सारे रिलेशनशिप्स आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो ये सीधी हो गई कि भाई कितनी के की वैल्यू लार्ज है, तो उसको हमने क्या डिफाइन किया? स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन ए सोल्यूशन। हम उसको यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम निकालेंगे स्टूडेंट स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे स्टूडेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, और उसे फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन कांस्टेंट स्टूडेंट्स। तो अगर हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट, तो वो हमें शो कर देगा कि ये कितना स्टेबल है कंप्लीट। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब कि कितनी फास्ट ये इक्विलिब्रियम होता है स्टूडेंट। भाई एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, आप कह रहे हो कि सर थर्मोडायनेमिकली तो बहुत स्टेबल है, लेकिन ये हो तो रहा नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम है, उसकी स्पीड ही बहुत कम है। थर्मोडायनेमिकली तो बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वो हमें दिखेगी नहीं, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो उसे बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी स्टूडेंट। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब इसकी स्पीड कितनी फास्ट है स्टूडेंट। कोई भी चेंज हो रही है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसकी स्पीड कितनी फास्ट है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो थर्मोडायनेमिकली हो सकती हैं लेकिन होती नहीं है, उनकी स्पीड ही बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्शन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली के वैल्यू बहुत लार्ज है, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको कन्वर्ट होने में। पृथ्वी के अंदर जो ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, समझिए, तो वो स्लो स्पीड है। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें बता दी स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। You can understand what is the difference between thermodynamic stability and kinetic stability. काइनेटिक स्टेबिलिटी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, काइनेटिकली बहुत स्लो होती हैं, तो फिर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर वेरी स्लो स्टूडेंट, उनकी स्पीड बहुत कम है।
तो यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्टूडेंट। क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कहने का मतलब यह स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं एक मेटल है और ये 4 लिगेंड के साथ मिल गया, तो आपने कहा लो सर ये बन गया Ml4। एल क्या है? लिगेंड। तो अगर इसकी मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी बताऊं तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं बीटा। तो यहाँ पे 4 लिगेंड है, मैं इसको बीटा 4 कह रहा हूँ। बीटा 4 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? अगर मैं ये वैल्यू मेरे को पता होगी, जब इक्विलिब्रियम हो गई स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम हो गई तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? एम, कंसंट्रेशन ऑफ एम एंड एल द पावर 4 स्टूडेंट। तो ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बता सकते हैं मुझे, जब कीलेट फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, जब कीलेट फॉर्म होते हैं तो उनकी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कीलेट होता है, आपको हमने बताया था कीलेशन जो होते हैं, जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल। उनमें रिंग्स बन जाती हैं, आपने देखा था रिंग्स बन जाती हैं। ऐसे जो लिगेंड्स थे, जो बाइडेंटेड लिगेंड थे, जैसे कि आपने देखा था EN, इथिलीन ऑक्सालेटो, इथिलीन डाइअमीन स्टूडेंट, और वो हेक्साडेंटेट वाला लिगेंड देखा था आपने, EDTA वाला, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट वाला। तो वो रिंग बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। रिंग बनाने से क्या होता है, उनका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ये जो बीटा की वैल्यू आएगी बहुत हाई आएगी, उनकी लार्ज आएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की लार्ज आएगी स्टूडेंट वैल्यू, किसकी? स्टेबिलिटी कांस्टेंट की स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू क्या आएगी? लार्ज आएगी। तो इनकी बीटा की वैल्यू लार्ज आएगी स्टूडेंट्स। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना स्टेबल होगा। अब ये, आप जब सोचते हो कि M4 मैंने लिखा, लेकिन होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होती है, एक बार में 4 लिगेंड नहीं आते, क्योंकि सॉल्वेंट होता है। आपका मेटल है, सॉल्वेंट के अंदर है स्टूडेंट, मेटल या मेटल आयन सॉल्वेंट के अंदर है। पहले एक लिगेंड आया, फिर 2 आया, इस तरह से कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, हम आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ये कॉपर आयंस है, ये कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन में होते हैं स्टूडेंट, जैसे ये एक्वस वाटर, मतलब सॉल्वेंट है ना, ये उसके अंदर है। अब यहाँ पे 4NH3 आ रहे हैं, और आपने कहा सर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स का आपको पता ही है, बहुत फेवरेट कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर का होता है, टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन, आपको दिख रहा है। ये टेस्ट कॉपर आयन के टेस्ट के लिए भी यूज होता है, केमिस्ट्री लैब में आप टेस्ट करते हैं कॉपर के स्टूडेंट्स। तो ब्लू कलर, ये ब्लू कलर वाला कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको स्टडी करूं स्टूडेंट, तो ये कैसे होने वाला, देखो ये एक टेट्राएमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स का मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट, कि आपके पास ये है 2+। ठीक है स्टूडेंट, ये एक अमोनिया आया। कितना अमोनिया आया स्टूडेंट? एक। 4 अमोनिया एक ही बार में नहीं आने वाले, ये आपको बता रहे हैं। अब एक अमोनिया आया स्टूडेंट इसके अंदर, तो वो क्या बनाएगा? क्या बन गया फिर आपका, जब एक अमोनिया आया स्टूडेंट, क्या बना? CuNH3। ठीक है स्टूडेंट, 2+। तो ये पहली रिएक्शन ये हुई है। अब इसका जो है वैल्यू बीटा 1, इसकी वैल्यू अगर मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 1 कह दूं, बीटा 1 कह दूं स्टूडेंट, मैं इसको, या K1 कह दूं, तो ये कितने स्टेप्स में होने वाली है? ये सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, एक्वस मतलब वाटर, एक एक करके आ रहे हैं। तो देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या हुआ आपका? Cu2+ आया, और ये एक अमोनिया आया, ये बना CuNH3 स्टूडेंट 2+। और इसका मैं कह रहा हूँ K1 कैसे लिखूंगा मैं? CuNH3 स्टूडेंट्स 2+, और नीचे क्या है? सॉल्वेंट को हमने कांस्टेंट ले लिया, इसलिए हमने दिखाया नहीं, नहीं तो मैं दिखाता उसको, वाटर को। सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में होता है, इसे कांस्टेंट ले लिया। स्टेप 2 में क्या हुआ स्टूडेंट? अब ये आपका CuNH3 था स्टूडेंट। अब फिर क्या हुआ?
एक और आया NH3, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है आपके पास, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है। अब क्या बन गया, CuNH3 2 बन गया स्टूडेंट्स। तो K2 की वैल्यू क्या होगी फिर, CuNH3 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऊपर 2 प्लस तो है ही है, चलने दो, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। और ये वैल्यू कितनी है, CuNH3 स्टूडेंट 2 प्लस और लिगेंड NH3 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप 3 में क्या हुआ, CuNH3, अब ये दो बन गए, दो लिगेंड आ चुके हैं। अब तीसरा आया तो क्या बना, CuNH3 3 2 प्लस, तो K3 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, CuNH3 2 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, दो और एक 3 आ गए ना, तो 2 प्लस डिवाइडेड बाई CuNH3, ये 2, ऊपर क्या है 2 प्लस और साथ में एक अमोनिया। अब स्टेप 4 ले लो, अब ये 3 वाला एक और आने वाला है अमोनिया, एक और आने वाला 3 स्टूडेंट्स। तो एक एक करके अमोनिया एंटर कर रहे हैं, लिगेंड जो होता है एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता जा रहा है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट लगा हुआ था ना, लिगेंड सॉल्वेंट थे पहले, तो अब आपके पास ये चौथा आ गया, तो क्या हो गया, CuNH3 4 4 लग गए और 2 प्लस, यही है जो ब्लू कलर का आपको दिखा था। तो K4 भी मैंने निकाल लिया, K4 की वैल्यू कैसे लिखोगे, CuNH3 4 2 प्लस डिवाइडेड बाई, इसका मैं थोड़ा ठीक कर दूं, कहीं आपको डाउट है, थोड़ा और इधर कर देता हूं क्योंकि वो उसके साथ मिक्स हो रहा है। चलो, तो K4 क्या बना स्टूडेंट आपका, CuNH3, ये क्या आया 4 2 प्लस, नीचे क्या आया CuNH3, कितना है, कितने हैं 3 है, 2 प्लस और NH3 स्टूडेंट। तो 4 वैल्यूज आई हैं, K1 K2 और K3 और K4 की स्टूडेंट, 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 वैल्यू आई हैं। और फाइनल रिएक्शन हमारी ये है, ये वाली, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है जो ब्लू कलर का, ये लो इसको एक्वस कर देता हूँ, ये वाला फाइनल आपके सामने है। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, उसको मैं β4 कह रहा हूँ, ये β4, ये β4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, CuNH3 4 2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu 2 प्लस एंड NH3 4, ये β4 है। तो अगर मैं ये, आप अगर आप देखो K1 K2 K3 और K4 को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो क्या आने वाला, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कटते जाएंगे, सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ जो ऊपर लिखा है, दिस विल बी इक्वल टू β4 स्टूडेंट। K1 K2 K3 K4 को मल्टीप्लाई कर दो, β4 आ जाएगा, β4 आ जाएगा, आप करके देख लो अगर कोई डाउट है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाली, ये इक्वेशन बनने वाली, ये ऊपर β4 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, CuNH3 4, ये बचेगा सिर्फ, बाकी सब कट जाएंगे, डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस NH3 4 स्टूडेंट्स। अब देखो कि मैंने क्या किया, ये आपका 4 स्टेप्स में हुआ था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका फाइनल आ गया जो ऊपर हमने दिखाया था, ये वाला। तो ये जो एक स्टेप में हमने दिखाया है वो एक्चुअली में 4 स्टेप में हुई है, ये 4 स्टेप में आपको हुआ है आपके सामने। चलो, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूं तो फिर आगे पीछे मतलब इक्विलिब्रियम होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे रिएक्शन दिखा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो के आप देख रहे हैं स्टूडेंट, K1 इंटू K2 K3 इज इक्वल टू β4, β4 है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है। अगर ये लार्ज है
तो रिएक्शन फॉरवर्ड में है, अगर ये लेस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं है, तो ये बनेगा नहीं। तो आपको पता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये K1 K2 की वैल्यू 10 की पावर्स में होती हैं, तो हम लॉग्स यूज कर लेते हैं। अगर मैंने इनका लॉग्स ले लिया स्टूडेंट, तो फिर मैं इनको लॉग में कह सकता हूँ log K1 प्लस log K2 प्लस log ऑफ K3 प्लस log ऑफ K4। स्टूडेंट इनके मैं लॉग्स ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैंने लॉग्स ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ β4। लॉग क्या होता है, log A इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है, आपको पता ही है फार्मूला, log ऑफ A इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है, ये ऐड हो जाएंगे, log A प्लस log B, log A प्लस log B प्लस log C, बेस 10 होता है। ठीक है जी, ये फार्मूला हमें पता ही है log का स्टूडेंट, टू द बेस 10 होते हैं ये भी। तो लॉग लेने से क्या होता है कि वो नंबर इजी हो जाते हैं, जो 10 की पावर्स होती है, अगर मान लो 10 पावर 5 है, उसका लॉग ले लिया मैंने, तो ये क्या बन जाता है इसका लॉग, 5 log 10, तो वो 5 आ जाता है। लॉग लेने से 10 पावर 5 को मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया, जो नंबर इजी है मेरे लिए, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जब इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई स्टूडेंट्स, ये जो हमने कम्प्लेक्स सॉल्व किया है, तो log K1 की वैल्यू 4 आई थी, log K2 की वैल्यू हमें मिली 3.2, और log K3 की वैल्यू मिली 2.7 स्टूडेंट्स, और log K4 की जो वैल्यू मिली है वो 2 मिली है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इनको ऐड करके, log β4 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, कितनी आएगी स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करके देख लो, क्या निकाल रहा हूं मैं, log ऑफ β4 फॉर दिस कम्प्लेक्स जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू 11.9 आती है। तो 11.9 है, अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो वो β4 आ जाएगी, तो वो 10 की पावर में चले जाएगी ना, 10 की पावर में, इसीलिए मैंने ये ले लिया। तो ये 11.9 है स्टूडेंट, इस तो ये हमने वैल्यू निकाल दी इसकी। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू शो कर रही है कि इसका स्टेबिलिटी कितना है, तो ये काफी स्टेबल कंपाउंड है स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत स्टेबल है, इट द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट साइड। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की स्टूडेंट लॉग वैल्यूज निकाल सकते हैं, और उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपने निकाल ली, तो मैं इनकी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं विच विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी डिपेंड्स, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स स्टूडेंट्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। देखो, मोर द चार्ज ऑन द सेंट्रल, मोर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन स्टूडेंट, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड, जितना लिगेंड मोर बेसिक होगा स्टूडेंट, क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं, जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर चार्ज मोर स्टेबल। प्रेजेंस ऑफ कीलेट रिंग्स, देखो मैंने कहा था कीलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कीलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जितने ज्यादा रिंग्स बनेंगे, मोर रिंग्स जो बनेंगे, तो स्टूडेंट उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। जितने भी कीलेशन होती है बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे देते हैं। और फिर हमने इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होती है स्टूडेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर β4 जो था वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट था, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट 1/β4 हो गया। रेसिप्रोके ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट को इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया आपको, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर CuNH3 स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया पेपर में, गिवन β4 इज इक्वल टू 2.1 × 10⁻13।
तो यहाँ पे बीटा 4 की वैल्यू 2.1 इंटू 10 पावर 13 दी है स्टूडेंट। आपको निकालना है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा स्टूडेंट? कौन सा कॉम्प्लेक्स ये बता रहा है? Cu2 प्लस 4NH3 फॉर्मिंग CuNH3 4 2 प्लस। इस ये रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट। ये एक्वस होते हैं सारे, ये भी एक्वस ही होते हैं। सॉल्वेंट को हम कांस्टेंट लेते हैं। तो निकालना क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको दिया गया है बीटा 4, तो ये कितना हो गया? 1/β4 स्टूडेंट। 1/2.1 इंटू 10 पावर 13, तो कितना आया? 1/2.1 इंटू 10 - 13 स्टूडेंट्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 - 14। तो ये देखो कि इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में रहेगा। ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये फॉरवर्ड की तरफ ही है सारा। तो ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो जो आप टेस्ट करते हैं कॉपर आयंस की, वो ब्लू कलर बनता है स्टूडेंट, इसी के लिए बनता है ब्लू कलर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे टॉपिक खत्म हुए बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स, और हमने फैक्टर्स बताए कौन कौन से, स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, कीलेशन जब होती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो रिंग बना लेते हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूल्स वो फ्री कर देते हैं, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। और एंट्रोपी बढ़ने से क्या होता है? एंट्रोपी पॉजिटिव होने से क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो कीलेट कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, बहुत हाई आएगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये सारी बातें हमें पता लग गई स्टूडेंट्स। तो फिर हमें समझ में आया कि ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, ये किन किन के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और फिर हम नेक्स्ट टाइम इनका पढ़ेंगे स्टूडेंट, एप्लीकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इनके यूजेस और इनकी एप्लीकेशंस को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, नमस्ते। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। और आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। तब तक हमारे यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिए, जितने हमने नहीं किए वो सारे आप सुन लो। उनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, जैसे इसमें भी आपके सामने क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हर बार हम क्वेश्चन ही बताते हैं। वो पूछेगा कि ये कीलेट कंपाउंड है और ये नहीं है, बताओ कौन सा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसकी ज्यादा होगी। चॉइसेस में भी आते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग असर्टिंग में भी आते हैं क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में पेपर में दिया जा सकता है। तो इस तरह से फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।